नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो देश के भविष्य, हमारी सुरक्षा और पर्यावरण के लिए बहुत बहुत अहम है। सोचिए, 80,000 करोड़ रुपए का एक विशालकाय प्रोजेक्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश के रणनीतिक दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है, लेकिन साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महत्वाकांक्षी परियोजना की हर एक परत को खोलते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज की इस पूरी चर्चा का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु है ना, वो एक ही बड़ा सवाल है। क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है या फिर एक भयंकर पारिस्थितिक आपदा की शुरुआत? एक तरफ तो भू राजनीतिक सुरक्षा और दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरने का लक्ष्य है, और ठीक दूसरी तरफ एक बेहद प्राचीन और अनछुए पर्यावरण को बचाने की चुनौती। सच कहें तो विकास और विनाश के बीच का ये संतुलन बनाना कभी भी आसान नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के अहम पड़ावों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके भौगोलिक संदर्भ यानी ज्योग्राफी को समझेंगे, फिर इस विशाल प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को देखेंगे। इसके बाद बात होगी चीन को काउंटर करने की हमारी रणनीतिक योजना पर। चौथे बिंदु में पर्यावरण और आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले असर को समझेंगे, और अंत में इसके इर्द गिर्द जो तीखा राजनीतिक टकराव चल रहा है उसका एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द ग्रेट निकोबार ज्योग्राफी। इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा दूर हिंद महासागर की गहराई में देखना होगा। अब जरा 163 के इस हैरान करने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। ग्रेट निकोबार द्वीप हमारे पड़ोसी देश इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से मात्र 163 किलोमीटर की दूरी पर है। बस 163 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के इतने करीब एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जिसका ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। असल में ये कोई साधारण सा द्वीप नहीं है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये मुख्य अंडमान से 150 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल और सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर बसा है। ये एक ऐसा समुद्री चोक पॉइंट है जहां से दुनिया भर का भारी भरकम व्यापार गुजरता है। इस जगह की अहमियत तो हम समझ गए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द मैसिव डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट। इतने शांत और घने जंगलों वाले इलाके के लिए आखिर सरकार की योजना क्या है? आइए देखते हैं। दशकों का ये इतिहास देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये रातों रात लिया गया कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत को बहुत पहले ही भांप लिया गया था। देखिए, 2001 में ही यहां सुरक्षा के लिहाज से ट्राई सर्विस कमांड स्थापित कर दी गई थी। लेकिन फिर 2004 में जो भयंकर सुनामी आई, उसने इन सारी विकास योजनाओं पर एक लंबा ब्रेक लगा दिया। इसके काफी सालों बाद 2015 में 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ कनेक्टिविटी सुधारने का काम दोबारा शुरू हुआ, और फाइनली 2021 में नीति आयोग ने इस विशाल मास्टर प्लान को अपना अंतिम रूप दे दिया। और अब इस भारी भरकम आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 80,000 करोड़ रुपए। नीति आयोग के इस मास्टर प्लान का बजट सचमुच बहुत बहुत विशाल है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने भी इस अभूतपूर्व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को अपनी हरी झंडी दे दी है। सच कहूं तो ये आंकड़ा ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। तो आखिर इस ब्लूप्रिंट में है क्या? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक विशाल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जिसकी क्षमता 16 मिलियन TEU कंटेनरों को संभालने की होगी। दूसरा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से हर घंटे 4,000 यात्री आ जा सकेंगे। तीसरा, ऊर्जा की विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गैस और सोलर पावर प्लांट। और चौथा, नई आबादी को बसाने के लिए 2 ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप। मतलब ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन इस द्वीप के लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के हिस्से की काया ही पलट देगा। अब हम आते हैं भाग 3 पर, चीन का रणनीतिक मुकाबला। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट की असली जियोपॉलिटिकल जरूरत क्या है। आइए इसे सुरक्षा और कूटनीति के नजरिए से थोड़ा करीब से समझते हैं। यहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। इसे मलक्का डायलेमा या मलक्का की दुविधा कहा जाता है।
जरा सोचिए, चीन का लगभग 35 से 40% तक का व्यापार और उसकी जरूरी ऊर्जा आपूर्ति इसी संकरे मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अब अगर भविष्य में कभी कोई वैश्विक तनाव पैदा होता है और भारत ग्रेट निकोबार में अपनी एक शक्तिशाली सैन्य और व्यापारिक उपस्थिति दर्ज कर लेता है, तो सोचिए क्या होगा। चीन की इस सबसे कमजोर नस पर हमारी सीधी नजर होगी। ये एक बहुत ही असाधारण सामरिक स्थिति है। कूटनीति की इस बिसात पर एक तरफ तो चीन की वो मशहूर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है, जहां वो हम्बनटोटा, ग्वादर और चटगांव जैसे बंदरगाहों का एक जाल बिछाकर हमें समुद्री मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके कड़े जवाब में हमारी डायमंड नेकलेस रणनीति भी पूरी तरह तैयार हो रही है। ग्रेट निकोबार में एक मजबूत बेस बनाकर हिंद महासागर में चीन की इस घेराबंदी को तोड़ने और अपना दबदबा कायम करने का ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक कदम है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति भर नहीं है, इसके आर्थिक लाभ भी बहुत बड़े हैं। आज जो हजारों मालवाहक जहाज आराम करने और ईंधन भरने के लिए कोलंबो या सिंगापुर के पोर्ट्स पर रुकते हैं ना, भविष्य में वो ग्रेट निकोबार में रुक सकेंगे। इससे हम इस बेहद लाभदायक ट्रांसशिपमेंट बाजार पर सीधा कब्जा कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्राई सर्विस कमांड के विस्तार से किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के समय हमारी अपनी सप्लाई चेन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कॉस्ट्स। देखिए, हर बड़े विकास की एक भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कंक्रीट और कूटनीति से आगे बढ़कर अब हमें इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। सच में ये एक बहुत ही उलझा हुआ संतुलन है। एक तरफ हमारे मजबूत रणनीतिक हित हैं, जैसे मलक्का के करीब होना, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना और व्यापार का एक नया रास्ता खोलना। लेकिन ठीक इसके सामने दूसरी तरफ कुछ बेहद कठोर पारिस्थितिक सच्चाइयां भी खड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं 10 लाख से अधिक सदाबहार पेड़ों के जंगल की, गैलाथिया बे के विशाल लेदरबैक समुद्री कछुओं की और शोम्पेन जैसी विशेष रूप से कमजोर और प्राचीन जनजातियों की। रणनीतिक फायदों के सामने इस जैविक और मानवीय लागत का चुनाव करना वाकई बहुत मुश्किल है। पर्यावरणविद और शोधकर्ता जो चिंताएं उठा रहे हैं ना, वो काफी गंभीर हैं। जरा सोचिए, 10 लाख से ज्यादा सदाबहार पेड़ों की कटाई का अनुमान है। गैलाथिया बे के विशाल लेदरबैक कछुओं और खारे पानी के मगरमच्छों के घर पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियों के विस्थापित होने का जोखिम है, जो पीवीटीजी यानी बेहद संवेदनशील समूह में आती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। 2004 की सुनामी इस बात का एक खौफनाक सबूत है कि यहां प्रकृति का रौद्र रूप कितना भयानक हो सकता है। और अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे ज्वलंत हिस्से पर आते हैं, भाग 5, द पॉलिटिकल क्लैश। विकास और पर्यावरण के इस टकराव ने अब देश में एक तीखी राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी परियोजना को लेकर आखिर विवाद क्या चल रहा है। देखिए, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों ही पक्षों के अपने अपने ठोस तर्क हैं। एक तरफ विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के कुछ गंभीर आरोप हैं। उनका कहना है कि ये एक भारी पारिस्थितिक विनाश है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट केवल एक विशिष्ट कॉरपोरेट समूह यानी अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी सरकार का साफ तर्क है कि ये देश की सैन्य और रणनीतिक जरूरत है, जिसे एनजीटी जैसी संस्था से प्रॉपर मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का तो ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट का ये जो भारी विरोध हो रहा है ना, वो असल में विदेशी हस्तक्षेप का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि भारत को सामरिक रूप से मजबूत होने से रोका जा सके। अब इन सब विरोधों के बीच 2400 वर्ग किलोमीटर का ये आंकड़ा एक तरह का समाधान पेश करता है जो सरकार ने आगे रखा है। सरकार का कहना है कि ग्रेट निकोबार में काटे गए पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा के अरावली क्षेत्र में 2400 वर्ग किलोमीटर का नया जंगल लगाया जाएगा। इसे क्षतिपूरक वनीकरण या कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सरकार का तर्क है कि इससे पर्यावरण का कुल संतुलन बना रहेगा। हालांकि पर्यावरणविदों का बड़ी दृढ़ता से ये मानना है कि एक प्राचीन और प्राकृतिक सदाबहार वन की जगह कोई भी नया लगाया गया वन कभी नहीं ले सकता। तो अंत में ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। एक राष्ट्र को अपने भू राजनीतिक अस्तित्व और अपने पर्यावरण संरक्षण के बीच आखिर कैसे संतुलन बनाना चाहिए? क्या आने वाले कल की सुरक्षा के लिए आज की प्रकृति का बलिदान देना उचित है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए देश के रणनीतिक बढ़त से समझौता किया जा सकता है? सच कहूं तो इसका कोई आसान या सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। इस विश्लेषण के जरिए हमने इस जटिल मुद्दे के सभी पहलुओं और तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखने का प्रयास किया है।
अब विचार हमें करना है कि आखिर विकास की असली कीमत क्या होनी चाहिए। इस खास चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।